नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से बताते और समझाते हैं। सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट की करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच गहराते तनाव और पश्चिम एशिया में संभावित युद्ध जैसे हालातों को देखते हुए भारत सरकार भी सुपर एक्टिव मोड में है। वो त्वरित और संगठित मानवीय राहत अभियान चला रहे हैं। नाम है ऑपरेशन सिंधु। जी हां, इस अभियान का उद्देश्य है ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाना, जहां वर्तमान में करीब 4000 भारतीय मौजूद हैं। लगभग 2000 छात्र हैं। इस पहल के पहले चरण में भारत सरकार ने 110 भारतीय छात्रों को ईरान से आर्मेनिया के रास्ते विशेष विमान से भारत लेकर आई है, जो 19 जून की सुबह यानी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किए। इन छात्रों को युद्ध के साए से निकालना एक अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसीज ने मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री यानी कीर्ति वर्धन सिंह ने छात्रों का स्वागत किया और मीडिया को बताया कि सरकार की प्राथमिकता विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा है और इसके लिए सभी जरूरी संसाधन सक्रिय कर दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंधु केवल एक उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत अन्य भारतीयों को भी सुरक्षित वापस लेकर आया जाएगा। साथ ही भारत सरकार ने तेहरान में यानी ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास, नई दिल्ली में 24/7 हेल्पलाइन और विशेष कंट्रोल रूम्स के माध्यम से लगातार निगरानी और सहयोग भी सुनिश्चित किया है। यह अभियान भारत की सबका साथ सबका विकास नीति को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने का प्रमाण है, जहां नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया है। इस बीच छात्रों ने भी अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान में मिसाइल गिरते हुए उन्होंने देखे। उनके क्षेत्र में लगातार धमाकों की आवाज आ रही थी। भारत सरकार और एयर इंडिया की टीम का उन्होंने आभार जताया है, जिन्होंने समय पर मदद पहुंचाई, उन्हें सुरक्षित निकाला। राहत और गर्व के मिले जुले भाव उनके चेहरों पर साफ झलक रहे थे। आरजेडी नेता मनोज झा ने इस पहल की सराहना की है और इसे एक राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार शासन का उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा है कि जब देश के नागरिक विदेशों में संकट में होते हैं, तब सरकार की जवाबदेही और सक्रियता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है और इस बार भारत सरकार इस परीक्षा में खरी उतरी है। उन्होंने सुझाव भी दिया है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों से निपटने की नीति प्रक्रिया पर विस्तृत विचार विमर्श के लिए संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया जाना चाहिए, जिससे विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकताओं पर राजनीतिक सहमति और पारदर्शिता भी इससे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी चेताया कि सिर्फ रेस्क्यू मिशन ही नहीं, बल्कि भारत को अपने क्षेत्रीय कूटनीतिक संबंधों को और सशक्त करने की भी जरूरत है, ताकि भविष्य में भारतीय नागरिकों को ऐसे खतरों का सामना ही ना करना पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की वैश्विक भूमिका और मानवीय दृष्टिकोण को मजबूती से रेखांकित किया है। ऑपरेशन सिंधु न केवल एक राहत अभियान है, बल्कि ये भारत के उन मूल्यों और प्रतिबद्धताओं का प्रतीक है जो हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और सर्वोपरि मानता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यह संकट प्रबंधन, विदेश नीति और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत उदाहरण बन गया है, जिसे आने वाले समय में मानवीय कूटनीति के एक सफल मॉडल के रूप में याद किया जाएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे आप। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर और सराहनीय पहल है। इस देश का इतिहास रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब भारतीय नागरिक युद्ध जैसे परिस्थिति में फंसे, तो उनको इवैक्यूएट कराना एक मैच्योर स्टेट, एक परिपक्व डेमोक्रेसी के रूप में हमने हमेशा किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो कमिटमेंट अपने नागरिक के प्रति है, चाहे कहीं हो, वो कमिटमेंट जारी है और वो जारी रहेगा। कल भी था, आज भी करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं
आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करते हैं। नहीं, हम लोगों को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। तो देखा आपने, देखिए भारत सरकार ऑपरेशन सिंधु के तहत दूसरे देशों के रास्ते का सहारा ले रही है, जैसे तैसे करके अपने लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। लेकिन ईरान से जिन्हें बचाकर लाया गया है, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भारत सरकार के प्रयास, उनके द्वारा दी जा रही सुविधाएं कम लग रही हैं। जी हां, कुछ ऐसे हैं जिनको भारत पहुंचने के बाद अपने शहर जाने में भी दिक्कत हो रही है। मतलब अगर उन्हें दिल्ली उतार दिया गया, लखनऊ जाना है, तो दिल्ली से लखनऊ जाने उन्हें तकलीफ हो रही है। खैर, उन्हें बस की सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं। वो कहते हैं कि भाई उन्हें प्लेन से छुड़वाया जाए, वो बस से क्यों जाएं। अब इस प्रकार की मानसिकता को क्या संज्ञा दी जाए, ये रिपोर्ट देखिए और खुद ही तय कीजिए। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोनों देशों में तबाही का मंजर फैला हुआ है। स्कूल से लेकर अस्पतालों तक हमले हो रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब इजराइल के साथ अमेरिका भी खुलकर आ गया है। ईरान में लोग बंकरों में छिपकर जान बचा रहे हैं। चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। 10,000 से ज्यादा भारतीय, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं, ईरान में फंसे हुए हैं। ये छात्र जम्मू कश्मीर सहित देश के कई हिस्सों से हैं। इन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। आर्मेनिया के रास्ते भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ईरान से भारतीयों को सीधे निकालना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे देशों के रास्ते का सहारा भी लिया है, जिसमें सफर लंबा और मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके कुछ जिहाद जाहिल छात्रों की मानसिकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आर्मेनिया के रास्ते 110 भारतीयों को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया और यहाँ से उन्हें बसों द्वारा उनके घर भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ छात्रों ने इस पर असंतोष जताया और फ्लाइट की मांग की। ईरान में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। बमबारी के बीच भारतीय छात्र किसी तरह बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इनमें 94 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं और 16 अन्य राज्यों से। इस समूह में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। Thankful to the Indian government, whatever they did, like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है, क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर, उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। ये कश्मीर है, कहने को तो ये भारत का मुकुट है, लेकिन इसी कश्मीर में पाकिस्तान का राग भी अलापा जाता है। खाते हैं हिंदुस्तान की, गाते हैं पाकिस्तान की। ऐसी ही जिहादी सोच की ये छात्रा होगी जो इस तरह की बातें कर रही है। जाहिल जिहादियों को इन्हें शायद ये मालूम नहीं है कि इनकी किस्मत अच्छी है जो मोदी सरकार ने मौत के मुंह से निकालकर सकुशल वतन पहुंचाया है। ये भारत सरकार की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का परिणाम है कि अब तक सैकड़ों छात्रों की जान बचाई जा चुकी है। सरकार की इस कोशिश के बावजूद कुछ लोग सुविधाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर आज केंद्र में मजबूत सरकार नहीं होती तो हालात और भी मुश्किल होते। ये भारतीयों की किस्मत है कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और देश में मोदी की सरकार है। देखिए, बड़ी पिक्चर तो यही है कि इस समय पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हवा में सिर्फ मिसाइल्स दिख रही हैं, ड्रोन्स दिख रहे हैं, बारूद ही बारूद हर तरफ है। अब ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं रहेगी, प्रॉक्सी वॉर की बातें खत्म हुई। जमीनी जंग की शुरुआत धरातल पर दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान है जो इजराइल के खिलाफ आर पार के जंग का ऐलान कर चुका है। मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हैं और इस ऐलान के कुछ ही घंटे बाद 25 मिसाइलों की बरसात कर ईरान ने जता दिया था कि अब बातों का नहीं, जवाब का समय है। जो खुद को इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताता है, वो पाकिस्तान वॉशिंगटन की मेज पर बैठा दिखाई दिया। खैर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इस वक्त अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। ना कोई प्रेस, ना कोई कैमरा, सिर्फ रणनीति। और रणनीति भी उस वक्त जब फिलिस्तीन की जमीन खून से लाल हो रही है। इस बैठक पर भड़क उठा ईरान। ईरानी मीडिया सवाल पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान अब उम्मत के साथ नहीं है, अमेरिका और इजराइल के एजेंडे के साथ खड़ा है? क्या ये खामोशी गुनाह से भी बड़ी गद्दारी नहीं है? ईरान की जनता, धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक गलियारों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा पड़ा है।
सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। कभी जो मुस्लिम मुल्क एकता का झंडा बरदार बनता था, आज वही मुल्क चुप है। न समर्थन, न बयान, न विरोध। सवाल यह है कि क्या मजहबी भाईचारे की बातें अब सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई हैं? क्या पाकिस्तान की चुप्पी एक रणनीतिक सौदा है या फिर एक बहुत बड़ा धोखा? ईरान की चेतावनी साफ है, दोहरा खेल बंद करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि कौन खड़ा है मजलूमों के साथ और कौन चल रहा है सियासत की बिसात पर, अपनों की पीठ में छुरा लेकर। सवाल यह भी है कि कौन किसके खिलाफ खड़ा है। ईरान आज अपनी सरजमी, अपनी उम्मत के लिए इजराइल से, अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की चुप्पी अब सवाल बन गई है। जब गोलियां चल रही हों, खामोशी भी एक पक्ष बन जाता है और इतिहास हमेशा याद रखता है किसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और किसने मौन रहकर जुल्म को मौन समर्थन दिया। देखिए, लगातार जो चर्चा हम कर रहे हैं वो मिडिल ईस्ट पर कर रहे हैं। अब एक बयान आपको हम सुनाएंगे आईएफडी प्रवक्ता बीजीएफी ड्रिफिन के बयान से। क्या कहा उन्होंने इस महत्वपूर्ण मसले पर? इनकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, पहले देखिए। Now on day 5 of Operation Rising Lion, we've struck deep, hitting Iran's nuclear, ballistic and command capabilities. The Iranian regime has spent years getting closer to a nuclear weapon. They have spent billions building a ballistic missile program. Our mission is clear: to remove the threat at its source. Last night, the IDF eliminated Ali Shamadani, the regime's wartime chief of general staff. Shamadani held the role for only 4 days. देखिए, पश्चिमी एशिया में युद्ध का अंधेरा गहराता जा रहा है। 7वें दिन इजराइल ने ईरान के अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया, जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इसके पहले अराक और खोंडब के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी ऑलरेडी दी गई थी। ईरान ने इसका कड़ा जवाब दिया। इजराइल के 4 शहरों पर 30 मिसाइलें ताबड़तोड़ दागी गईं। इस हमले में 176 घायल हुए, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खैर, इजराइल ने अपने कई सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया है। इस जंग में अब तक इजराइल के 24 और ईरान में 639 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही हाल ही में हैकर्स ने ईरान के सरकारी टीवी चैनलों को हैक भी किया, ये दावा किया गया। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार की क्या अपडेट्स आज की रही हैं और क्या कुछ हुआ है। इसकी पूरी टाइमलाइन ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। ये देखिए, युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ। इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा रहे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर चल क्या रहा है। ईरान में मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, ये करीब 700 के आसपास पहुंचता है। 1329 लोग घायल भी हैं, 639 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। मरने वालों में 263 तो आम लोग हैं ईरान के और 154 बताया जा रहे हैं कि सुरक्षा से संबंधित लोग हैं। इजराइल ने अपने 60 से ज़्यादा फाइटर जेट्स से ईरान के 20 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, उससे जुड़ी ये तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। इजरायली हैकर्स ने इस दौरान ईरान की सरकारी IRIB टीवी समेत कई न्यूज़ चैनल्स को हैक भी कर लिया। उसमें महिलाओं के बाल कटते हुए जो वीडियोस थे पुराने, वो चलाए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। खैर, बढ़ेंगे आगे। अब कुछ और खबरों की बात करेंगे, निकलेंगे मिडिल ईस्ट से बाहर और सबसे पहले बात करेंगे अब अपने देश की, क्योंकि उस जहरीले जिहादी एजेंडे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो हिंदुस्तान की धरती को खोखला करने की साजिश रच रहा है। वो गद्दार जो दिखते तो इंसान है लेकिन उनके भीतर पलता है एक ऐसा नापाक जहर जो इस देश के दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाता है।
ये वो लोग हैं जो भारत की हवा में सांस लेते हैं लेकिन वफादारी निभाते हैं फिलिस्तीन, गाजा और पाकिस्तान के आतंकवादियों की। यूपी के बिजनौर की जामा मस्जिद का एक ऐसा ही नाम जो अब इबादत गाह नहीं बल्कि जिहादी फंडिंग का अड्डा बन चुका है, मौलाना जकी। जी हां, धर्मगुरु की आड़ में जिहादी सिंडिकेट इसने खड़ा कर दिया। गाजा के नाम पर अवैध वसूली की, फतवे की धमकी देकर लोगों की जेबें काटी और उस गंदे पैसे को फिलिस्तीन तक पहुंचा दिया। ये कोई कहानी नहीं है, वो हकीकत है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बेनकाब हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये गुनाह सिर्फ जिहादी जकी तक सीमित है या इसके पीछे पूरा जिहादी नेटवर्क कार्य करता है? और वो कौन नेता है जो हर बार माइनॉरिटी पर अत्याचार की ढाल लेकर ऐसे गद्दारों को बचाने कूद पड़ते हैं? क्यों हर बार तुष्टीकरण की चादर ओढ़कर देशद्रोहियों को बचाने का खेल खेला जाता है? एक खास रिपोर्ट इसी पर दिखाएंगे। हिंदुस्तान की जमीन पर पल रहे वो जिहादी जहरीले सांप जो दिखते तो इंसान हैं लेकिन सोच रखते हैं देशद्रोहियों की, जो नमक तो भारत का खाते हैं लेकिन वफादारी फिलिस्तीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की निभाते हैं। बिजनौर के शेरकोट में एक मस्जिद और वहां का इमाम मौलाना जकी जो अब किसी मुल्लों का धर्म गुरु नहीं है बल्कि एक जिहादी सिंडिकेट का सरगना बन चुका है। गाजा पट्टी के नाम पर अवैध वसूली, धमकियों की भाषा में फतवे और फिर उसी काली कमाई का नापाक सफर सीधा फिलिस्तीन तक। यह कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, हकीकत है उस वीडियो की जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। टैंकर पर मौलाना जकी की तस्वीर और बैकग्राउंड में गाजा का बर्बाद मंजर, ये सब इत्तेफाक नहीं है, एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है। क्या ये वही मुल्ला नहीं है जो नमाज के वक्त अमन की बात करता था? क्या ये वही मौलाना नहीं है जो मंचों से इंसानियत का पाठ पढ़ता था? लेकिन पीछे से वही मौलाना अब हिंदुस्तान के सीने पर खंजर चला रहा था, अवैध फंडिंग का जहर घोलकर। लेकिन जिहादी मुल्ले की पोल खोली इरशाद ने, वो इरशाद जो धर्म के नाम पर हो रहे ऐसे अत्याचार पर चुप नहीं रहा बल्कि सामने आया और उसने उस सच्चाई की परतें खोल कर रख दी जिसे मुल्ला जकी और उसके जिहादी साथी छिपा रहे थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसमें विदेशी फंडिंग के साथ साथ देश के भीतर बैठे कुछ सियासी सरपरस्त भी शामिल हैं। क्या ये सिर्फ एक मौलाना का मामला है या पूरा नेटवर्क जो सालों से फलता फूलता रहा कुछ कथित सेकुलर नेताओं की छाव में? सवाल ये भी है क्यों हर बार जिहादी एजेंडा बेनकाब होता है, कुछ नेता माइनॉरिटी पर अत्याचार का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं? क्यों इन मौलानाओं पर सवाल उठते ही कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की चादर ओढ़कर बचाव में कूद पड़ते हैं? अब ये सिर्फ जामा मस्जिद की बात नहीं है, अब सवाल है कि क्या सियासत के कुछ चेहरे देशद्रोहियों के लिए सुरक्षा कवच बन गए हैं? क्या मस्जिदें अब इबादत की जगह बदलकर जिहादी फंडिंग का अड्डा बन गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौलाना जकी जैसे मुल्ले तो जेल जाएंगे लेकिन उन्हें खुली छूट देने वाले वोट बैंक प्रेमी नेताओं का क्या? लेकिन अब समय आ गया है जिहादी एजेंडे को राजनीतिक संरक्षण देने वालों से भी जवाब मांगने का, क्योंकि जो देश के गुनहगारों के साथ खड़े हैं वो देश की संसद में बैठने लायक नहीं है। मस्जिद की आड़ में जहर फैलाने वाले मुल्ले हों या वोट के लालच में देशद्रोह को नजरअंदाज करने वाले नेता, दोनों को बेनकाब करना अब राष्ट्र धर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। आज संभल हिंसा मामले में एसआईटी की 11वीं चार्जशीट जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। बात इसकी करेंगे। देखिए, साजिश के तार समाजवादी पार्टी के सांसद यानी जियाउर रहमान बर्क के सीधे तौर पर जुड़े हुए बताए गए हैं। इतना ही नहीं, इस घिनौनी साजिश को रचने में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पाकिस्तान में बैठे दाऊद गैंग के गुर्गे शारिक साठा की भी मदद ली। इस सच का खुलासा भी चार्जशीट में हुआ है कि साठगांठ से बर्क ने किस प्रकार से पूरी साजिश रची। चार्जशीट के मुताबिक
सर्वे की आड़ में जिहादियों ने दंगे भड़काने और हिंदू पक्षकार यानी विष्णु शंकर जैन का सिर तन से जुदा करने की साजिश तक रची थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित मस्जिद जहां बनी है वहां पहले श्री हरि मंदिर था, जिसे तोड़कर आक्रांता बाबर ने मस्जिद बना दी थी। चिंता की बात केवल यही नहीं है कि सर्वे रोकने के लिए दंगा भड़काने की साजिश रची गई, बल्कि इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि संभल के जिहादी मुस्लिम अपने आप को बाबर का वंशज मानते हैं। उनके नेता उन्हें आक्रांता बाबर के नाम की कस्में खिलाकर कुछ भी कराते हैं और वो चुपचाप करते जाते हैं। जियाउर रहमान बर्क जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिहादियों की भीड़ को इकट्ठा कर रहे थे, तब उस भीड़ को भड़काने, उसे हिंसक बनाने के लिए भी बाबर के नाम का इस्तेमाल किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक उन्मादी हिंसक जिहादियों की भीड़ को भड़काने के लिए बर्क ने ग्रुप में कहा कि यदि सर्वे का काम पूरा हो गया हो तो हमारी कौम हम पर थूकेगी। शारिक साठा ने भीड़ को उकसाते हुए आगे लिखा कि मस्जिद के सर्वे को रोकना संभल के मुसलमानों का फर्ज है। ये 500 साल पुरानी बाबर की निशानी है। दुबई में बैठा दाऊद गैंग से जुड़े गैंगस्टर शारिक साठा ने विष्णु शंकर जैन को मारने के लिए अपने ही गुर्गे के गैंग के गुर्गों को सुपारी दे दी थी। सुपारी दी गई थी किसे? उसका नाम मोहम्मद गुलाम। शारिक साठा और मोहम्मद गुलाम को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का संरक्षण मिला हुआ है। ये तीनों व्हाट्सएप के जरिए लगातार जुड़े हुए थे। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश की भी बू आ रही है। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। प्राप्त था जिसने मोहम्मद गुलाम को जामा मस्जिद पर सर्वे रोकने और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या का आदेश दिया गया था। पुलिस ने मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से विदेशी पिस्तौल, कारतूस और भारी मात्रा में असलहा भी बरामद हुआ। हिंदू भाषा को बैन करने को लेकर एक बार फिर से जोरों शोरों से आवाज उठ रही है। 11 साल पहले धर्मयोद्धा सुरेश चाणक्य जी ने सरकारी कामकाजों से उर्दू शब्द से हटाने की मांग की थी और उसका बड़ा असर राजस्थान में देखने को मिला था। ये स्टोरी भी हम आगे आपको सुदर्शन न्यूज पर जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।